स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या ई पेमेंट सिस्टम। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आर सेंट्रल टू ऑनलाइन बिजनेस प्रोसेस एज कंपनीज लुक फॉर वेज टू सर्व कस्टमर्स फास्टर एंड एट लोअर कॉस्ट। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बेनिफिट्स भी पता है, कंपनीज क्यों इस सिस्टम को अपना रही है या इसकी तरफ मूव कर रही है। Emerging innovations in the payment for goods and services in electronic commerce promises to offer a wide range of new business opportunities। कह रहा है कि जो इनोवेशंस हो रही हैं पेमेंट्स में, जो पे की जाती है, पेमेंट्स की जाती है अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है वहाँ पे जो पेमेंट्स की जा रही हैं उनमें नई नई इनोवेशंस आ रही हैं और नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है न्यू बिजनेसेस के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रिलेट किससे करता है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ई पेमेंट सिस्टम एंड ई कॉमर्स आर हाईली लिंक्ड given that online consumers must pay for products and services। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है और ई कॉमर्स में भी सिस्टम होते हैं, दे आर हाईली लिंक्ड। जो ई कॉमर्स की एक्टिविटीज हैं, सेल एंड परचेज और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स होना, ये बहुत ज्यादा आपस में लिंक्ड है। गिवन दैट ऑनलाइन कंज्यूमर्स मस्ट पे फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उनके लिए पे करेंगे, यानी क्लियरली पेमेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मर्चेंटाइल प्रोसेस एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट इज क्रूशियल। प्रॉम्प्ट पेमेंट मीन फौरन। इस पूरी मर्चेंटाइल प्रोसेस के लिए पेमेंट होना एक इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि फिजिकली तो आप उधर खड़े नहीं है कि आप उन्हें कैश हाथ में दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वे में पेमेंट। If the claims and debts of the various participants, just consumers and companies and banks, are not balanced because of payment delay, then the entire business chain is disrupted। यानी अगर वो फ्यू सेकंड्स में एक ट्रांजैक्शन नहीं होती तो पूरे का पूरा प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, वो चेन डिस्टर्ब हो जाती है सारी। ठीक है जी, डिस्टर्ब हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है, पेमेंट डिले अगर होती है। Hence, an important aspect of e-commerce is prompt and secure payment, clearing and settlement of credit और डेबिट क्लेम्स, वो विद इन नो टाइम हो जाता है। ये इसका फायदा है। आगे भी इसकी जो है वो इम्पॉर्टेंस ही बताई गई है थर्ड पैसेज में भी, जिसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आर बिकमिंग सेंट्रल टू ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन नाउअडेज। जैसे जितनी भी ई कॉमर्स एक्टिविटीज हैं या ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, वो वही मेथड्स कस्टमर को पेमेंट के वो मेथड्स देखते हैं जो कि इफेक्टिव हो, एफिशिएंट हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और फास्ट भी हो, to serve customers faster and more cost effectively। Electronic commerce brings a wide range of new worldwide business opportunities। There is no doubt that electronic payment systems are becoming more and more common and will play an important role in the business world। आगे मजीद developing countries की साइड पे भी electronic payment always involves a payer and a pay, इनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी, एक कस्टमर होता है पेयर और एक पेई जिसको पे किया जा रहा होता है, अमूमन वो पेई कंपनी होती है, who exchange money for goods or services। At least one financial institution, for example bank, will act as the issuer used by the payer and the acquirer used by the payer। यानी बैंक उसमें अपना रोल प्ले करता है फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शन। इशुअर पेयर के लिए बैंक के थ्रू ही वो ट्रांजैक्शन इशू होती है, उसका कोई बैंक अकाउंट ही होगा ना जिसके थ्रू वो पैसे पे कर रहे हैं, या क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का ही होगा। एंड द एक्वायरर, एक्वायरर मीन जिसको ट्रांजैक्शन जा रही है, जिसको पैसे जा रहे हैं, वो पे ही कहते हैं। अच्छा, आगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स आर proliferating in banking, retail sector, health care sector, ऑनलाइन मार्केटिंग जो मार्केट्स हैं उनमें
एंड इवन गवर्नमेंट इनफैक्ट एनीवेयर मनी नीड्स टू चेंज हैंड, यानी जहाँ पे भी पैसे का इस्तेमाल है तो कैशलेस मनी या हैंडलेस मनी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, बैंकिंग में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, ऑनलाइन सेल परचेज में, इवन के गवर्नमेंट्स भी जैसे ई हेल्थ कार्ड इशू करते हैं. So organizations are motivated by the need to deliver products or services more cost effectively and to provide higher quality of service to the customer. ठीक है जी. ये हमने आगे भी देख लिया कि कास्ट अफेक्टिव इसको जो है ना वो रखना, वो एक बड़ा इसका मोटिव होता है. फिर द एमर्जिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स टेक्नोलॉजी लेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ईएफटी. ये हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी देखी थी. ईएफटी क्या है? ईएफटी any transfer of funds initiated through an electronic terminal, telephonic instrument or computer or magnetic tape so as to order, instruct or authorize a financial institution. यानी टेक्निकल वे में मैं आपको इजी बताता हूँ कि एनी ईएफटी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है. एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स इनिशिएटेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, यानी आपने कोई भी अमाउंट भेजनी है, कोई भी फंड ट्रांसफर करना है, किसके थ्रू? किसी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल के थ्रू, टेलीफोनिक इंस्ट्रूमेंट मोबाइल के थ्रू, या कंप्यूटर के थ्रू, और मैग्नेटिक टेप या वो फैक्स जिस तरह वो मशीन होती हैं उनके थ्रू भी हो जाती थी. इन ऑर्डर टू इंस्ट्रक्ट और ऑथोराइज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को आप इंस्ट्रक्ट करें या ऑथोराइज करें. किसके लिए? कि ये ऑथोराइज है ये पेमेंट, नाउ इट्स योर्स, मैंने एज सर्विस रिसीव कर ली, या इंस्ट्रक्ट करी. तो ईएफटी कैन बी सेगमेंटेड इनटू तीन उसकी ब्रॉड कैटेगरी से. लार्ज स्केल और होलसेल पेमेंट्स, जैसे बैंक बैंक पेमेंट्स होती है. फिर स्मॉल स्केल और रिटेल पेमेंट्स, जैसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जैसे एटीएम्स में पेमेंट्स होती है लेकिन इतनी ज्यादा लार्ज स्केल नहीं होती. फिर है एक होम बैंकिंग, जिसमें यूनिट बेस पे, घर घर की बेस पे पेमेंट्स होती है, जैसे सब में एटलीस्ट बिल या टेलीफोन का या लैंडलाइन का या और इस तरह से वाटर सप्लाई या इस तरह के बिल होंगे. फिर रिटेलिंग पेमेंट्स, रिटेलिंग में क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं, प्राइवेट लेबल क्रेडिट क्रेडिट कार्ड में वीजा या मास्टर कार्ड, ये दो उसकी कैटेगरी. वीजा या मास्टर कार्ड, इनकी बेस पे क्रेडिट लेने की लिमिट होती है 25,000, 50,000, 1 लाख इस तरह. फिर प्राइवेट लेबल क्रेडिट और डेबिट कार्ड, जैसे जेसी पेनी कार्ड, ये पाकिस्तान में तो नहीं होते लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज में. और चार्ज कार्ड्स, ये अमेरिकन एक्सप्रेस, यूएसए, कनाडा, इनमें ये डिटेलिंग पेमेंट्स इन कार्ड्स के थ्रू होती है. फिर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पेमेंट्स. अब पेमेंट्स करने का तरीका, जैसे पहला वो कहता है कि टोकन बेस्ड पेमेंट्स और दूसरा क्रेडिट कार्ड बेस्ड पेमेंट. टोकन बेस्ड पेमेंट में क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश, जैसे आपने जैज कैश का नाम पाकिस्तान में सुना होगा, ये डीजी कैश इंडिया में होता है. फिर इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, नेट चेक, स्मार्ट कार्ड और डेबिट कार्ड. हमारे पास एचबीएल के या एमसीबी के डेबिट कार्ड इस तरह होते हैं पाकिस्तान में. ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी मिसाल है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक करेंसी कार्ड है. इसी तरह उनके इलेक्ट्रॉनिक चेक्स भी होते हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है ना, पाकिस्तान में तो खैर ये नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चेक्स भी यूज होते हैं. वो चेक का नंबर आप एटीएम में डालते हैं तो वहां से आप उतने पैसे निकाल लेते हैं, 50,000 का है, 1 लाख का है, जितने का चेक है. फिर क्रेडिट कार्ड बेस्ड पेमेंट में एनक्रिप्टेड क्रेडिट कार्ड वो होते हैं जो कि किसी भी मुल्क में यूज हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म बेस्ड एनक्रिप्शन. और थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन नंबर्स, जैसे अगर आप एक कंट्री में हैं तो आप उस कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बैंक वो वाला कार्ड किसी और कंट्री में लेके जाएंगे तो आपको थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन की जरूरत पड़ेगी कि भाई मैं वहाँ की, लेट सपोज मैं
जर्मनी की एटीएम मशीन पे वो कार्ड यूज करूँ तो वहां से फिर वो पाउंड ही आएंगे ना, बहुत पैसे। तो वो हमें थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है, बैंक में कांटेक्ट करना पड़ता है, तो वो फिर उतने अरसे के लिए, इतनी देर के लिए आप मुल्क से बाहर है तो आपके कार्ड की ट्रांजैक्शन एक्टिविटी चेंज कर देते हैं, तब वहां भी यूज कर सकते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कैश कहता है देर आर मैनी वेज दैट एग्जिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, ऑल मस्ट इनकॉर्पोरेट अ फ्यू कॉमन फीचर। कौन कौन से कॉमन फीचर्स होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कैश इज बेस्ड ऑन क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक कैश में जाहिर है आप पेंसिल या वो चीज तो नहीं पकड़ सकते, वो डिजिटल सिग्नेचर मांगता है कुछ कोड्स की शक्ल में। दिस मेथड इन्वॉल्व्स a pair of numeric keys, one for looking, encoding and other for unlocking। एक लॉकिंग और एक डीलॉकिंग करने के लिए, यानी आप जैसे पासवर्ड लिखते हैं FRAZ, तो आप उसको वो कर देते हैं कि F किस नंबर पे आता है, 4 पे आता है, R किस पे 7 पे आता है, A किस पे 1 पे आता है, Z किस पे 9 पे। तो इस तरह आप उसको कोड और एनकोड करते हो, ये एक सिग्नेचर करने का तरीका होता है। जैसे पासवर्ड ही एक तरह का समझ। इलेक्ट्रॉनिक कैश मस्ट हैव फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। मॉनिटरी वैल्यू, यानी उनकी, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रहा है 100 रुपीज, तो रियल में भी वो 100 रुपीज उसकी वैल्यू होनी चाहिए। फिर इंटरऑपरेटेबिलिटी का मतलब है कि पाकिस्तान से अगर अमेरिका में पैसे भेज रहे हैं तो वो कन्वर्ट होने चाहिए डॉलर में। 1000 रुपया भेज रहे हैं तो वो डॉलर में कन्वर्ट होना चाहिए, $6, $60। फिर रिट्रीवेबिलिटी वहां से वो रिट्रीव करवा सके। आपने चीज खरीदी अमेजोन से, तो आपने पैसे वहां पे $10 भिजवाए, यहाँ से आपने लेट सपोज आपने 5000 रुपया भिजवा दिया, वो डॉलर्स में कन्वर्ट होकर वहां से रिट्रीव होगा। सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी ये ना हो कि आप जिसको ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं वो फेक हो या प्रोडक्ट्स आपको ना भेजे। तो ये सिक्योरिटी मेंटेन, वो दोनों के अकाउंट, ईमेल, फोन नंबर उनके उन्होंने लिए होते हैं कंफर्मेशन के बाद। फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश इज अ जनरल टर्म, एक और, दैट डिस्क्राइब द अटेम्प्ट ऑफ सेवरल कंपनीज टू क्रिएट वैल्यू स्टोरेज and exchange system that operates online in much the same way that government issued currency operates in the physical world। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह कैश फिजिकल वर्ल्ड में चलता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश उसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज जो है ना वो ऑपरेट करती हैं ऑनलाइन। तो उनमें जिस तरह फिजिकल वर्ल्ड में गवर्नमेंट जो करेंसी इशू करती है वो ऑपरेट करती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश इसी तरह ऑपरेट करता है, लेकिन कहाँ पे, ऑनलाइन। फिर कंसर्न्स क्या क्या हैं ये भी आपने पिछली बुक में भी इश्यूज या कंसर्न्स या डिसएडवांटेजेस ये सारे देखे थे, तो यहाँ पे भी हम इनको देख लेते हैं। प्राइवेसी का कंसर्न होता है, सिक्योरिटी का, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि वो कंपनी इंडिपेंडेंट है उसकी, या उसकी उससे रिलेटेड या उसकी कोई और ब्रांचेस भी हैं, ताकि उसकी पता चल सके कि भाई वो एक फेक नहीं है। फिर पोर्टेबिलिटी, मुख्तलिफ पोर्टल्स बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं उस कंपनी से रिलेटेड, तो वो उन ग्रुप्स की बेस के ऊपर भी एक कंसर्न हो सकता है। वो कंपनी समटाइम्स क्या करती है कि अपने जो विसल ब्लोअर्स हैं उनके खुद ही ग्रुप बना देते हैं, यानी वो खुद ही 50-60 कंपनी के एम्प्लॉयज ही होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, तो वो जनरल ग्रुप्स बना देते हैं, पोर्टल्स बना देते हैं उस कंपनी के अच्छे रिव्यूज के लिए। इन रियल सेंस समटाइम्स ऐसा नहीं भी होता, तो वो उसके अपने एम्प्लॉयज एक फेक ही उसकी प्रोडक्ट्स और उन चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो देयर कैन बी सर्टन वेरियस कंसर्न्स। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कैश स्टोरेज के दो, जिस तरह आप पैसे सेव रखते हैं, तो स्टोरेज के भी दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में क्या है कि इंडिविजुअल डज नॉट हैव पोजेशन पर्सनली ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कैश, पर्सनल पोजेशन में नहीं होता, यानी उसकी पॉकेट में नहीं पड़े हुए कैश की शक्ल में।
ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जो कि नॉर्मली बैंक होते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ट्रस्टेड थर्ड पार्टी फॉर इंस्टेंस बैंक्स या बैंक होल्ड्स कस्टमर्स कैश अकाउंट। जो बैंक है ये बैंक होल्ड्स, ये बैंकिंग नहीं है, ये मैंने लिखा है बैंक होल्ड कस्टमर कैश अकाउंट। तो वो कहाँ पे, बैंक के पास कैश की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो ये दोनों कस्टमर के पोजेशन में नहीं है। अब ऑफलाइन किस तरह से, कि कस्टमर होल्ड्स कैश ऑन स्मार्ट कार्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, ये उसके पास है, ये उसकी पॉकेट में भी हो सकता है, उसके हैंड में हो सकता है कार्ड की शक्ल में। फिर फ्रॉड एंड डबल स्पेंडिंग रिक्वायर टेम्पर प्रूफ एनक्रिप्शन। टेम्पर प्रूफ एनक्रिप्शन का मतलब ये है कि जिसको टेम्पर ना किया जा सके, चेंज ना किया जा सके। फ्रॉड एंड डबल स्पेंडिंग का मतलब है कि कोई और बंदा तो नहीं आपके कार्ड को यूज कर रहा है या उससे ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो टेम्पर प्रूफ एनक्रिप्शन होती है कि वो आपकी फिंगरप्रिंट भी ले लेता है अगर आप एटीएम पे हैं। अच्छा वो नहीं तो आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप से पे कर रहे हैं तो वो उस मोबाइल नंबर पे भी मैसेज करेगा, वो कोड भी मांगेगा। अच्छा फिर दूसरा ईमेल पे भी करेगा एक और कोड, वो कोड भी मांगेगा, तब जाके वो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा और वो अमाउंट को सेव, ताकि फ्रॉड या डबल स्पेंडिंग ना हो जाए, क्योंकि ये वन क्लिक के ऊपर ही चीजें हो रही होती हैं। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए फिर द परचेज ऑफ ई कैश फ्रॉम एन ऑनलाइन करेंसी सर्वर या बैंक, ऑनलाइन करेंसी सर्वर अमूमन बैंक ही होते हैं, इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। उसमें ये स्टेप ही बेसिकली उसकी वैलिडिटी शेयर कर देते हैं, उसकी इंश्योर करते हैं कि ताकि कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन ना हो। किस तरह जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अकाउंट। ई कैश आपने परचेज करना है किसी बैंक से तो आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। फिर मेंटेनिंग एनफ मनी इन द अकाउंट टू बैंक द परचेज, जिसको आप बस इतना आप मेंटेनिंग एनफ मनी इन द अकाउंट टू द बैंक। तो जो आपका अकाउंट है, अब ये डिफरेंट लिमिट्स होती हैं डिफरेंट बैंक्स के लिए। कई अकाउंट्स हैं उनमें जरूरत भी नहीं, जैसे करंट अकाउंट है तो वहां पे आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप 1000 रुपया भी पड़ा हो तो भी डजंट मैटर। Once the tokens are purchased, the e-cash software on the customer's PC stores digital money undersigned by the bank. अब कस्टमर के पीसी या मोबाइल में वो बैंक से उसको स्टोर करवा लेता है डिजिटल मनी अंडरसाइंड बाय द बैंक। The user can spend the digital money at any shop accepting e-cash without having to open an account there or having transmit credit card numbers. अब वो जब उसके पास एक बैंक से अंडर साइन वो आ गया, उसने अपने सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में कर दिया या पीसी में कर लिया और उसके पास बैंक से साइन शुदा जो है ना वो एक डिजिटल रसीद आ गई, तो फिर यूजर क्या कर सकता है, द यूजर कैन स्पेंड द डिजिटल मनी एट एनी शॉप एक्सेप्टिंग ई कैश। अब वो अपने मोबाइल से वो रसीद को दिखा के यूज कर सकता है हर उस जगह पे जो जो शॉप इलेक्ट्रॉनिक कैश एक्सेप्ट करती है। जो नहीं करती उधर तो खैर नहीं, लेकिन जो एडवांस कंट्रीज में ई कैश ऑलमोस्ट सभी शॉप स्मार्ट एक्सेप्ट करते हैं विदाउट हैविंग टू उनको दोबारा उस जगह पे पेमेंट करने के लिए कोई अकाउंट या कोई क्रेडिट कार्ड नंबर देने की जरूरत नहीं। नॉर्मली पाकिस्तान में तो हम क्रेडिट कार्ड नंबर देते हैं अभी। As soon as the customer wants to make a payment, the software collects the necessary amount from the stored token जो कि बैंक से आपने करवाए होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक चेक्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मनी की एक फॉर्म है। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टोकन। Buyers must register with third party account server before they are able to write electronic checks। वो थर्ड पार्टी सर्वर बैंक होते हैं। अच्छा बैंक के पास रजिस्टर होना होता है तभी तो बैंक उनको अपना ऑथराइज करके वो सॉफ्टवेयर में रिसीट देता है। फिर द अकाउंट सर्वर एक्ट्स एज अ बिलिंग सर्विस। द अकाउंट सर्वर जो है
एक्ट एज अ बिलिंग सर्विस मीन जितने जितने आपके स्पेंडिंग होती रहती है उतना उतना बिल बनता जाता है। आप फिर इसके एडवांटेजेस हैं, ये आपने भी पढ़ने हैं एडवांटेजेस, फिर मुझे बताना है। अच्छा, ये अभी उसके बाद है स्मार्ट कार्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट।